नमस्कार। मैं जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता वकील हूँ और पहले मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। उसके पहले ओरिजिनल टाकळीबांध तालुका श्रीरामपुर जिला अहमदनगर, ऐसा महाराष्ट्र में मेरा गांव है। वहाँ से लेके फिर अहमदनगर में, श्रीरामपुर में कुछ साल प्रैक्टिस किया, फिर अहमदनगर में कुछ साल किया, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में किया। पूना में रहते हम फैमिली के साथ, लेकिन अभी काफ़ी सालों से करना चाहिए। ये आपको कैसे, मतलब क्या किसी ने प्रेरणा दी, आपके मम्मी पापा ने? नहीं, हमारे फैमिली में फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। वो किसी ने प्रेरणा नहीं दी, लेकिन थोड़ा सा बोलने का एक शौक़ था। वक्तृत्व स्पर्धा में भाग लेते थे, नंबर आते थे, और कुछ अगर क्रांति करना है तो मुझे लगा वकालत ये फील्ड सही है और इसलिए हमने वकालत किया। लेकिन ऐसा प्रैक्टिस अलग अलग जगह करने का भी कोई ऐसा प्लान नहीं था। लेकिन एक्सेलेंट काम करते करते अपने आप ही सरस्वती आपके साथ आती हैं और वो आपको लेके जाती है। और हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में ऑल टाइप ऑफ के मैटर हम हैंडल करते हैं, और इसके कारण बहुत अच्छा लगता है। और भगवान श्री कृष्ण की दया से, कृपा से हमारे 60 से ज़्यादा बुक्स प्रकाशित हैं सुप्रीम कोर्ट केस लॉज के ऊपर, जो भारत के हाई कोर्ट के वकील जजेस सभी यूज़ करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब जो कानून है, एक कानून की जो माता है, वो सुपर लॉ जिसको हम बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कोई भी कानून नहीं रह सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिकली पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट है, इसको इन्फ्रिंज करेगा, ऐसा कोई कानून पार्लियामेंट भी नहीं बना सकती, क्योंकि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, जो केशवानंद भारती केस से उभरा हुआ है। मेरे जो गुरु नानी पालकीवाला है, नानी पालकीवाला ने वो केस आर्ग्यू किया था एंड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर निकला था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोपरि है। बाकी सब कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो कामकाज कैसा चलता है, इसके बारे में हम कुछ भाग में आपके साथ बात करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, फिर अलग अलग ट्राइब्यूनल के बारे में बात करेंगे, फिर अलग अलग कैटेगरी जो केसेस की रहती है, जैसे प्रॉपर्टी मैटर्स रहते हैं, सर्विस मैटर्स रहते हैं, कॉर्पोरेट लॉ के मैटर रहते हैं, कंपटीशन एक्ट के मैटर रहते हैं, कंपनी लॉ के मैटर रहते हैं। ऐसे सब के कैटेगरी के बारे में भी बात करेंगे। और जो भी सवाल जवाब रहेंगे वो सवाल जवाब भी करेंगे। और कभी कभी जिसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑडियंस भी अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल भी लेंगे। ऑडियंस के बारे में भी, सवाल के बारे में भी हम जवाब देंगे। तो आज हम ये करेंगे। सर, हम अपील कर सकते हैं हमारे ऑडियंस से कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल रखें। जरूर जरूर, आपके सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में रखो, आपके कुछ सुझाव है वो भी कमेंट बॉक्स में रखो, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं भाई। अगर आपके सुझाव है तो पार्लियामेंट तक पहुंचाने का भी ताकत हमारे पास है। हम सुप्रीम कोर्ट के किसी एक ऑर्डर में अगर वो डायरेक्शन ले लेते हैं गवर्नमेंट के लिए कि भाई ये गवर्नमेंट ने ये कानून पास करना चाहिए, जैसे हमने किया है पहले, तो वो हिसाब से गवर्नमेंट, फिर पार्लियामेंट भी वो कानून पास करती हैं। या स्टेट लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं हम, विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ से भी कानून राज्य के लिए तैयार होते हैं, तो ये भी आप दे सकते हैं। तो कमेंट में करेंगे तो इंटरेक्टिव ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो कामकाज चलते हैं, स्पेसिफिकली एक 6 से 7 टाइप के सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन है, जिसमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अपीलेट जुरिडिक्शन है, रिट पिटिशन के जुरिडिक्शंस हैं, रेफरेंस जुरिडिक्शंस हैं, ट्रांसफर ऑफ केसेस जुरिडिक्शन है, ऐसे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है वो अपीलेट जुरिडिक्शन होता है। अपीलेट जुरिडिक्शन में दोस्तों जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में केसेस आते हैं, या NCALT के बाद सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, या कंपटीशन एक्ट के अपीलेट ट्राइब्यूनल के बाद सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अपीलेट ट्राइब्यूनल के बाद आते हैं, या सेबी के अपीलेट ट्राइब्यूनल के बाद केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो ये सब केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, ये अपीलेट जुरिडिक्शन होता है। यहाँ पे स्टैट्यूटरी अपील होते हैं, और यहाँ पे आर्टिकल 136 का SLP भी होता है। तो आर्टिकल 136 के SLP क्या होता है, ये SLP डिसमिस क्यों होते हैं, राइट SLP कैसा होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर 100 केसेस आते हैं तो उसमें के लगभग 70 केसेस SLP ही रहते हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। और आहिस्ता आहिस्ता हम अलग अलग सेगमेंट में जाएंगे, और वो सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको जितना दे सकते हैं उतना देंगे। और ये देते समय हम ये ख्याल रखेंगे कि जो सर्वसामान्य जनता है उसको भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिले,
लॉ स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा हो, लॉ वकील लोगों को भी इसका फ़ायदा हो, जजेस को भी समाज में क्या चल रहा है और समाज को क्या चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन भी हम ये प्लेटफॉर्म से दे सकते हैं। और हमारे जो राज्यकर्ता लोग हैं, बराबर है, जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनको भी हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आपके जो कमेंट बॉक्स में आएंगे उसमें के जो जो अच्छे कमेंट रहेंगे वो रहेंगे। अगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम एक रिप्रेजेंटेशन देके, अगर वो सुनते नहीं है तो उसके अगेंस्ट हम PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी हमारे कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस के कारण बहुत सारे अधिकार भी हमारे पास हैं और हमारे ऊपर कर्तव्य भी हैं कि हमारे राष्ट्रीय लेवल पे एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर निर्माण करने के लिए और कॉमन पब्लिक को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और डिग्निटी के साथ उनका जीवन, उनको जीने के लिए उनको मिलना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य ये सीरीज का है। जी, इसमें मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले पायदान का व्यक्ति है, जो किसी बहुत ही खेड़े गांव में है, उसको भी ये इन्फॉर्मेशन समझे, देसी भाषा में समझे, तो इसके लिए हम लोग, क्योंकि कानूनी पढ़ाई जो है बहुत बड़ी है, जिसको समझना हर किसी के हर पहलू को समझना बहुत मुश्किल काम है, तो इसमें हम लोग कैसे इसको इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के बारे में बताएंगे? हाँ, हाई कोर्ट के। यस, सही बात है आपकी। हम पहले क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में बताने के बाद फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे और फिर हम अलग अलग कैटेगरी में जाएंगे ना उस समय। और सबसे इम्पोर्टेंट हम ये बताते रहेंगे बीच में कि आप कोर्ट में आना अवॉइड कैसे कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ भारत में जो किसी को कार्ड देते समय बोलता हूँ कि मेरा कार्ड लो, लेकिन आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, कभी ऐसा बोलना पड़ता है। जैसे हम ट्रैवल करते हैं, सपोज दिल्ली से कभी पुणे आते हैं, दिल्ली से कभी कोलकाता जाते हैं, विदेश जाते हैं, कभी IAS अधिकारी बाजू में मिलते हैं, कभी मंत्री लोग बाजू में मिल जाते हैं, तो हम बात करते करते परिचय करते थे, कार्ड देते हैं और हम बोलते हैं साहब आपको मैं कार्ड दे रहा हूँ, लेकिन आपको कभी भी आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बाई चांस किसी को कभी ज़रूरत पड़ती है तो गाइडेंस आप कर सकते हैं। तो ये हिसाब से तो हम खुद चाहते हैं कि लोग कोर्ट में न आए, लोग शांतिपूर्ण जीवन अपना जिए। लेकिन अगर कोई पंगा ले लेता है, कोई पंगा होता है, तो उसको सॉल्यूशंस क्या है, ये प्रॉपर सॉल्यूशन है। और इसके लिए हमारे लीगल जो कैंप है, फ्री लीगल कैंप भी बीच में होते रहता है। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर के कंसल्टेंसी फ़ी ये 5,000 से लेके 25,000 तक होती है। मेरी ये है 5,000 से लेके 25,000 तक कंसल्टेंसी फ़ी है। कोई बात करते हैं तो जैसा मैटर रहता है वैसा। लेकिन हमने हमारा नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब जो है उसके ओर से हम बीच में फ्री कंसल्टेशन के कैंप लेते हैं। वो कैंप में जो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन आते हैं उनसे कोई भी फ़ी चार्ज होती नहीं है, क्योंकि ये फ्री होता है। और इसके कारण हम ग्राउंड लेवल पे हमको क्या तकलीफ है ये समझ में आ जाती है और वो हिसाब से हम भारत के कानून व्यवस्था को चेंज करने की वहाँ से कोशिश करते हैं और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले एपिसोड्स में हम लोग किन किन टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, इसका थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप जानिए। यस, तो पहले स्टेप्स में हम सुप्रीम कोर्ट का कामकाज देखेंगे। दूसरे स्टेप्स में हम हाई कोर्ट्स में क्या चलता है देखेंगे। फिर तीसरे स्टेप में सिविल कोर्ट और जो सेशन कोर्ट्स हैं इसके में कामकाज कैसे चलते हैं ये देखेंगे। उसके बाद के स्टेज में हम ये जो ट्राइब्यूनल क्यों निर्माण हुए हैं, ट्राइब्यूनल इसके कामकाज कैसे चलता है ये करेंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम फिर कैटेगरी में अंदर जाएंगे। जैसे प्रॉपर्टी मैटर्स है, प्रॉपर्टी मैटर्स में फिर सक्सेशन के मैटर कैसे होते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी देते हैं, भाड़ेकरू निकलता नहीं है, जो किराएदार निकलता नहीं है। भाड़ेकरू ये मराठी शब्द है, मैं मराठी आदमी हूँ, महाराष्ट्र का हूँ, इसलिए मराठी शब्द कुछ हिंदी में आएंगे। तो किराएदार निकलता नहीं है तो उसके वो जो मैटर रहते हैं, जो वारसा हक का मैटर रहते हैं, जो सक्सेशन से आते हैं, प्रॉपर्टी डिवाइडेशन से आते हैं, ये होते हैं। और कुछ मैटर ऐसे रहते हैं कि जो यानी कि दादाजी के पिताजी ने फाइल किया था और पोता सुप्रीम कोर्ट तक लेके आता है, तो इतने सालों तक मैटर चलते हैं। अभी मेरे पास एक मैटर आया है 1925 में ये शुरू हुआ है, ब्रिटिश पूर्व काल में शुरू हुआ है मैटर 1925 में, अभी 2024 है, अगले साल इसका
100 डे बनाना पड़ेगा। मेरे पास आके उसको 2 साल ही हुए हैं, लेकिन इतना लंबा सफर क्यों करना पड़ता है? बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द लॉ। मैं क्लियर बताता हूं, इग्नोरेंस है। और हमारे सीरीज का मकसद यही है, ये इग्नोरेंस जनता में ना रहे और क्लियर कट एनलाइटेड जनता रहे। जनता एनलाइटेड अगर रहती है ना, तो फिर आपको कोई चीट नहीं कर पाएगा। चलो दोस्तों, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको क्या अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं।